नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, यह क्लास आपका आरआरबी, आरपीएफ कांस्टेबल या अन्य जिस भी एग्जाम में आपका जीके पूछे जाते हैं तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ये आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को हल करेंगे उसका हम लोग डिटेल में सलूशन भी देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया, ये आपको बताना है। तो कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका जो है पूर्ण स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य किया। ठीक है, तो आइए इसका डिटेल में देख सकते हैं क्या है। लाहौर अधिवेशन हम लोग का यहाँ पर कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हम लोग का हुआ था 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन है, जिसमें आपका पूर्ण स्वराज्य का आपका प्रस्ताव रखा गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिससे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी आपका चुना गया। आपका 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया। कब आपका 26 जनवरी 1930 को। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता आपका किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया कब, 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा। त्रिपुरा में हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस कब, 1939 में। और रामगढ़ में हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सा जो है आपका संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बूडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग का डिटेल में इस क्वेश्चन का सलूशन। बुढ़िया इसका सही हो गया। और उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ डिटेल में देख सकते हैं, जैसे बहुत सारा यहाँ पर ये आपका स्लाइड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हम लोग का राज्य है उससे संबंधित जो लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है उसको भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उसके बाद क्या क्या है आपका धिसा, कोलाटम, भुट्टा, बोलमू, ये आपका आंध्रा से संबंधित। असम में हो जाएगा आपका बिहू, बिछुआ, नट पूजा, ये आसाम से संबंधित है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको उसको सिर्फ आपको ध्यान रखना है। आगे बिहार में जाट जाटिन, पवरिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। विदेशिया हो जाएगा। गुजराती में गरबा हो जाएगा। डांडिया हो जाएगा। रास तिप्पानी, ये आपका गुजरात से संबंधित है। हरियाणा में हो जाएगा आपका झूमर, फिर खोर, गगोर, ये आपका हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में गोरा, झाली, ये आपका किससे संबंधित है, आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आपका राव हिकत, दंडी दंडी नाच, दमाली, ये आपका जम्मू कश्मीर। कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में आपका यक्षगान, करघा, ये आपका कर्नाटक। केरल में चलते हैं तो केरल में कथकली शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम, कोट्टिकली, ये केरल से संबंधित है। महाराष्ट्र में लवणी हो जाएगा। नटका कोली, गफा, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और उड़ीसा में आते हैं तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद घुमरा, पेनका, मुनारी, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हम लोग का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में काठी क्या है आपका, पश्चिम बंगाल में आते हैं तो पश्चिम बंगाल काठी, ढाली, यात्रा, बाउल, ये आपका कीर्तन पश्चिम बंगाल। पंजाब में आ जाएंगे तो पंजाब में भंगड़ा, गिद्दा, डफ, नकल। राजस्थान में घूमर, चक्री, झूला, झूला, झूमा,
ये आपका राजस्थान। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, कुम्मी कोलाट्टम। तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रासलीला, झोरी। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रसलीला, ये उत्तराखंड। गोवा में चलते हैं तो गोवा में कोली, गोवा हो जाएगा मैदानी मैदानी। मध्य प्रदेश में हो जाएगा जवारी, मटकी, आड़ा। छत्तीसगढ़ गोरा मारिया, ये पंडवानी, ये आपका इम्पोर्टेंट है पंडवानी। राजस्थान में सॉरी झारखंड में हो जाएगा कर्मा मुंडा, झूमर। ये कहाँ है, ये आपका सरहुल, ये झारखंड। उसके बाद आइए आते हैं, उसके आगे चलते हैं तो मणिपुर। मणिपुर में क्या है, डोल चोलम, लाई हरबा, ये इम्पोर्टेंट है। मणिपुर लाई हरबा इम्पोर्टेंट है। और चोलाम ये भी है। उसके बाद मेघालय में कासाद, ये मेघालय का है। मिजोरम में चेराव, चेराव नृत्य मिजोरम, ये इम्पोर्टेंट है। उसके आगे चलते हैं नागालैंड। नागालैंड में रंगमा, बांस, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद त्रिपुरा में होजागिरी आपका त्रिपुरा। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो है लोक नृत्य, इसको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे, ये आपको बताना है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी, ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किराना घराने से संबंधित कौन थे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के जनक, जो आपका किराना घराने से संबंधित है। ये इसका डिटेल में देखते हैं। किराना घराने से संबंधित ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कुछ प्रमुख जो संस्थापक, उस्ताद और प्रतिपादक, उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। जैसे ग्वालियर घराने से कौन कौन आते हैं संस्थापक, ये हो जाएगा आपका उस्ताद हंसुका, उस्ताद नाथू खा। ये सभी जैसे प्रतिपादक क्या क्या है आपका बाल कृष्ण बाईचाल, ये कुछ है प्रतिपादक। जैसे बनारस घराने से पंडित गोपाल मिश्रा, कहाँ से आपका बनारस घराने से। आगरा घराने से कौन, हाजी सुजान खान, उस्ताद घागे खुदा बख्शी, ये आपका आगरा घराना। आइए आगे चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है, जैसे किराना घराने से कौन कौन, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वसीम खान। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वसीम खान। पटियाला घराने से उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, ये पटियाला घराने से। और दिल्ली घराने से मियाँ सिद्दार खान ठाडी। आगे बढ़ते हैं तो अगला हम लोग का मेवाती घराने से कौन, घग्गी नज़ीर खान। मेवाती घराने से कौन संबंधित है, मेवाती घराने से आपका घग्गे नज़ीर खान मेवाती घराने से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित धरोहर में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, ये आपको बताना है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली किसमें है, तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली हम लोग का किसमें हो जाएगा, ये इसका डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, वास्तुकला की द्रविड़ शैली हम लोग का हो जाएगा आपका हम्पी हो जाएगा आपका सही उत्तर। हम्पी कहाँ है, तो हम्पी हो जाएगा आपका कर्नाटक में स्थित है हम्पी। द्रविड़ शैली की वास्तुकला वाला धरोहर हम्पी है। हम्पी को हम्पी स्मारकों का समूह के रूप में भी जाना जाता है। किसको, हम्पी को। कर्नाटक में स्थित है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। हम्पी एक खंडहर कला है। आइए उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, इस स्थल पर सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्मारक जो हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना। कहाँ आपका, विरूपाक्ष मंदिर। आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, जिसने आपका क्या हो जाएगा, आपका राज राजेश्वरम, हेलीवीड या होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर पूर्ण रूप से सिद्ध आपका किससे संबंधित, द्रविड़ कला से संबंधित है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपका एलोरा में आपका सेल कर्तित वास्तुकला, एलोरा का आपका राष्ट्रकूटों को द्वारा आपका निर्माण कराया गया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं
ये विश्व धरोहर में कब सूचित आपका इसको शामिल किया गया, तो 1983 को शामिल किया गया है। खजुराहो में खजुराहो का मंदिर आपका नागार शैली में आपका नागर शैली के प्रतीक है खजुराहो का मंदिर। आगे देखते हैं कोणार्क मंदिर है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका वास्तुकला का पारंपरिक ओडिशा शैली आपका प्रदेश है, जैसे कलिंग वास्तुकला से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से किसका आपका 2024 पेरिस ओलंपिक में आधारित नारे के रूप में अनावरण किया गया था, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया था। गेम्स वाइड ओपन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल में देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड होगा आपके लिए। 2024 में आपका पेरिस ओलंपिक में आयोजित कब से कब हुआ था, तो ये आपका 25 जुलाई से आपको आधारित क्या हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं तो कब से शुरू हुआ था, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये गेम चला, और इसमें एथलीट 32 खेलों में कुल कितना आपका 329 प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। ठीक है, इसके आगे देखा जाए, इसके आगे हम लोग का क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसे ओलंपियाड खेलों के रूप में भी जाना जाता है। इसका शुरुआत कब से हुआ था, तो शुरुआत हो जाएगा 1896 एथेंस ग्रीस से शुरुआत हुआ था। इसके आगे हम लोग का 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो जापान में खेला गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का अगला क्वेश्चन, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो पिन वैली कहाँ हो जाएगा, पिन वैली हो जाएगा हम लोग का अरुणाचल या हिमाचल। आइए देख लेते हैं, पिन वैली हम लोग का हो जाएगा आपका हिमाचल में स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका, हिमाचल में। आइए आगे देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में क्या है आपका वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, मोलिंग अरुणाचल प्रदेश में से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, ग्रेट हिमालयन हिमाचल, पिन वैली हिमाचल, इंद्र किला हिमाचल, उसके बाद खीरगंगा भी हिमाचल, और सिम्बल बारा भी हो जाएगा आपका हिमाचल। तो ये आपका हिमाचल से संबंधित जो भी हम लोग का नेशनल पार्क है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। 1965 का जो हम लोग का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको बताना। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि आपका भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री थे। आइए लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। आइए उसके आगे देखते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन हुआ। और उसके आगे हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री प्रसिद्ध नारा क्या, जय जवान जय किसान, किसके द्वारा दिया गया है, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा आपका सही उत्तर। और उसके आगे 1966 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद यकूब के साथ तस्कंद घोषणा पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में। और 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको, आपका लाल बहादुर शास्त्री को। वह मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का आपका शास्त्रीय शांति स्थल को विजय घाट कहा जाता है। क्या घाट कहा जाता है आपका, विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपका भारत और चाइना के बीच कब युद्ध हुआ था, तो भारत चाइना के युद्ध हुआ था आपका 1962 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस समय इंदिरा गांधी थे। उसके आगे देखते हैं तो
चौरासी में भोपाल का जो त्रासदी हुआ था गैस, उस समय कौन थे? तो उस समय भी हम लोग का इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना कुछ आपको डिटेल में ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला जा रहा है इसमें? बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बीनागढ़ वाला आपका हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये डिटेल में देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बीनागढ़ वाला हो जाएगा आपका जनहोदड़ो, आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ? बीनागढ़ वाला आपका जनहोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसको कब खोजा गया था? 1931 में। किसके द्वारा? मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। जनहोदड़ो कहाँ है? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जनहोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के पास स्थित है। कौन? आपका जनहोदड़ो। जनहोदड़ो बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा शहर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मोतियों का कारखाना मिला है कहाँ पर? ये जनहोदड़ो में मोतियों का कारखाना मिला है। मानव बलि के साक्ष्य भी मिले हैं कहाँ? जनहोदड़ो में। और उसके आगे है जनहोदड़ो के पास कोई गढ़ वाली संरचना नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे लोथल, लोथल से क्या संबंधित है? लोथल का आपका किसके द्वारा? आपका 1954 में SR राव के द्वारा खोजा गया था लोथल को। उसके बाद भगवा नदी और साबरमती नदी के संगम पर यह स्थित है, मुख्य सड़क प्रवेश। चलिए आगे यहाँ पर रोपड़ के बारे में जानते हैं। तो YD शर्मा के द्वारा खोजा गया। सतलुज नदी के तट पर ये रोपड़ स्थित है। आगे आलमगीरपुर के बारे में जानते हैं। तो आलमगीरपुर यहाँ देख सकते हैं कि हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। आगे हड़प्पा के बाद आपका संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं कहाँ से? आपका ये आलमगीरपुर से। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों आप लोग का कि किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा वायुमंडलीय परत में आपका आयन होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका तापीय मंडल में आपका आयन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए इसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा किसको बोलते हैं? आपका क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे निचला हिस्सा को क्षोभ मंडल बोलते हैं। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और अलग अलग आपका तापमान विभिन्न परतों होते हैं। जैसे कि आपका तापमान की स्थिति के आधार पर वायुमंडल के स्तंभों को 5 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल की जगह आपका ताप मंडल दिया हुआ। उसके बाद वायुमंडल। तो आइए देखते हैं कि करके सभी मंडल का क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यह पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है, जिसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें वायुमंडल की कुल वायु का लगभग आपका 75% जो है आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। जलवायु और मौसम में सभी प्रकार का जो भी परिवर्तन आते हैं सबसे निचला परत यानी कि क्षोभ मंडल पर देखा जाता है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे समताप मंडल। समताप मंडल क्या बोल रहा है? यह क्षोभ मंडल के सीमा से ऊपरी जो सीमा होता है उसको ऊपर वाला भाग होता है। इसमें समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे है समताप मंडल वायुमंडल के शीर्ष पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है आइए देखते हैं। मध्य मंडल में क्या बोला जा रहा है कि ये जो आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना? आपका समताप मंडल के ऊपर स्थित ये 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ। इस परत बार बार ऊंचाई की वृद्धि के साथ आपका तापमान में कमी होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाइएगा आपका तापमान में क्या हो जाएगा? आपका कमी आएगा। जैसे आपका ऊंचाई तक आपका कितना 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद मध्य सीमा तक ऊंचाई जाता है। उसके आगे हम लोग का तापमंडल। यह मध्य मंडल की सीमा ऊपर कितना 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होती है। कितना? 80 से 400 किलोमीटर के बीच जो है इसका सीमा होता है। किसका? तापमंडल के। इसीलिए इसे यौण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कौन से क्षेत्र के रूप में? यौण क्षेत्र के रूप में भी
जाना जाता है। इसमें आयन होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आयन होते हैं, इसीलिए इस आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा हम लोग का बाह्य मंडल है। क्या है आपका, बाह्य मंडल है पांचवा। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल होते हैं। सबसे ऊंची परत, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जो कभी सामग्री को आपका परत अत्यंत दुर्लभ या धीरे धीरे बाहरी स्थान पर भी आपका विलय हो जाता है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना काटा किसे माना जाता है, ये आपको बताना। तो भारत का मेगना काटा किसे माना जाता है, आइए देखते हैं। तो ये बोर्ड का आदेश पत्र यानी कि बोर्ड डिस्पैच जो होता है आपका 1854, आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का मेगना काटा कहा जाता है 1854। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। बोर्ड के आदेश पत्र यानी कि बोर्ड डिस्पैच भारत को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना काटा कहा जाता है। किसको, आपको बोर्ड डिस्पैच 1854 को। वुड डिस्पैच का उद्देश्य क्या था, ये आप देख सकते हैं कि वुड डिस्पैच का जो भी उद्देश्य है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आगे वुड डिस्पैच ने बंगाल के 5 प्रांतों जैसे बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इस पर सिफारिश की थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का जैसा शिक्षा पर शिक्षा हंटर शिक्षा आयोग वायसराय लॉर्ड रिफेन द्वारा नियुक्ति एक ऐतिहासिक आयोग था। कौन सा, आपका हंटर आयोग। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखते हैं कौन ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टोन्स सहायक नदी नहीं है। बाकी जितने भी हम लोग का दिया हुआ है सभी आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। या यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है कौन, ये टोन्स यमुना नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। आगे क्या दिया हुआ है, आगे इसका नदी का उद्गम कहाँ है, बंदरपूंछ पर्वत है इस नदी का उद्गम स्थल। और ये नदी उत्तराखंड के पास कल्की के नीचे बहती है। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इस नदी से संबंधित। ब्रह्मपुत्र नदी आपका 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। नदी अरुणाचल प्रदेश में गेलिंग के पास प्रवेश करती है, जहां इसके सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश से आपका सियांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दिबांग और लोहित नदी के संगम से सियांग नदी की कुल लंबाई आपका कितना हो जाता है, 294। दिबांग और लोहित नदी के संगम से। आगे क्या दिया हुआ है, सियांग नदी ब्रह्मपुत्र के दो प्रमुख नदियां दिबांग और लोहित से कोबा नामक स्थान पर मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्या दिया है, इस बिंदु से नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने तक ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उद्गम स्थल गंगा नदी क्या है आपका, उद्गम स्थान गंगा डेल्टा है। इस नदी का जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थान हो जाएगा गंगा डेल्टा हिमालय। और उसके बाद आपका वाम सहायक नदी जो हम लोग का लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। तो कौन कौन सा नदी लेफ्ट साइड से आकर मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं लहासा नदी, लोहित नदी, न्यांग नदी, कोलांग नदी, ये आपका लेफ्ट साइड से अगर मिलती है। राइट साइड से अगर मिलने वाले नदी कौन कौन सा, मानस, बेकी, रेडाकार, कामेंग हो जाएगा आपका। ये सब किससे संबंधित, आपका ब्रह्मपुत्र से। चलिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका नदी जो है, नदी का आपका लेफ्ट राइट साइड से आपका जो ये दिबांग, सियांग, लोहित आपका उसके बाद सुबनसिरी,
फिर बारा नदी, मानस, तीस्ता और संकोस, ये कुछ जो है प्रमुख नदियां इसका ब्रह्मपुत्र का देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, गांधी जी द्वारा आपका शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये आपको बताना है। गांधी जी जब आपका जो दांडी यात्रा किए थे 1931 में, तो 1931 में वायसराय कौन थे, तो 1931 में हम लोग का वायसराय हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन या रीडिंग। आइए देख लेते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड लॉर्ड इरविन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब गांधी जी द्वारा 1931 में दांडी यात्रा शुरू किया था गांधी जी द्वारा आपका शुरू दांडी यात्रा का समय लॉर्ड इरविन आपका वायसराय था। 12 मार्च को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात समुद्र तट से शुरू, जहां 6 अप्रैल 19 सार्वजनिक रूप से नमक को उल्लंघन किया। और आगे क्या दिया है, आगे गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था, 1930 को हुई दांडी 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। अच्छा सॉरी, आपका 1930 में आपका जो दांडी यात्रा है वो शुरू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन। और उसके अधीन प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और आगे गांधी ने इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया था 1930 में, और 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन के समय आपका वायसराय लॉर्ड इरविन आपका 31 से लेकर आपका 36 तक भारत में वायसराय रहे। प्रमुख घटना क्या क्या हुआ था इस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। जैसे पूना पैक्ट लॉर्ड लीडिंग के समय हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। पूना पैक्ट वेलिंगटन हो गया, उसके आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका द्वितीय तृतीय वेलिंगटन के समय ही हुआ था। और उसके आगे देख सकते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय शुरू किया था, ये भी आपका वेलिंगटन के समय। और आगे दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित हुआ था, किसके समय में, लॉर्ड लीडिंग के समय आपका। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिथगो के बारे में देख लेते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक, 1936 से लेकर 44 तक कार्यकाल रहा था। यह प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका लागू हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 इसके समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लील लिथगो का समय हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपका लीन लिथगो के समय में शुरू हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय क्या क्या हुआ था, आइए देख लेते हैं। चोरी चोरा घटना हुआ था किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। 21 से 26 इसका कार्यकाल है, इसको भी ध्यान रखना है। लॉर्ड रीडिंग का 21 से 26 कार्यकाल, उसके समय में चोरी चोरा घटना हुआ था। 21 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, इसको भी कांग्रेस का, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। महिला को महिला को मत देने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले शुरू हुआ। ये कब देख सकते हैं कि 1893 को गवर्नर लॉर्ड ग्लासको, ये कुछ आपका देख सकते हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट में, यहाँ पर न्यूजीलैंड महिलाओं को मत देने का अधिकार देने वाला पहला देश था। ऑस्ट्रेलिया महिला को मतदान अधिकार देने वाला यह दूसरा देश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को, अच्छा, महिला को मतदान देने का पहला देश ऑस्ट्रेलिया, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला, अच्छा, फिनलैंड
फिनलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला यह पहला यूरोपीय देश था, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मिस्टेक पॉइंट में क्या है, न्यूजीलैंड को विकल्प में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा सही क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। नहीं तो हम लोग का क्या हो जाता आपका न्यूजीलैंड, अगर ऑप्शन में दे दिया रहता तो न्यूजीलैंड आपका सही उत्तर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है ये आपको बताना है। तो कितने विषय है, तो विषय हो जाएगा आपका 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। आइए इसके डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 11वीं अनुसूची यहाँ पर 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 का आपका 11वीं अनुसूची। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इस अनुसूची में 29 टोटल विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, ग्रामीण उन्मूलन, बाजार, सड़क, ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय शामिल है। ये अब देख सकते हैं कि ये जो आपका टोटल 29 विषय है 11वीं अनुसूची में, यहाँ पर आपका सीरियली दिया हुआ है, तो इसको आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान में रखना। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, डेस खांसी, छींक जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, तो ये हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाए आपका सही उत्तर, जो कि आपका खांसी या फिर जो अनैच्छिक गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का निचला निचला भाग और मस्तिष्क स्तंभ सबसे निचला हिस्सा है। कौन, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स के द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी के साथ यह पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी के साथ यह पीछे होता है। उसके आगे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, मेडुला रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने और स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि दिल के धड़कन, सांस लेना। ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो है, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। आइए यहाँ पर देख सकते हैं जो डायग्राम है, डायग्राम में आपका पूरा डिटेल में दिया गया है। जैसे आपका मिड ब्रेन कहाँ है आपका, यहाँ पर है। फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा, फोर ब्रेन का पार्ट हम लोग का ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। और हिंड ब्रेन का पार्ट क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट आपका नीचे वाला हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो हिंड ब्रेन का पार्ट में कौन हो जाएगा आपका, पोन्स हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा आपका, और सेरेबेलम हो जाएगा आपका हिंड ब्रेन का पार्ट। और मिड ब्रेन का पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका और उसके बाद फोर ब्रेन में का सेरेबेलम, सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये जितने भी होता है आपका कौन सा, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। यानी कि अग्र मस्तिष्क, तीन मस्तिष्क को हम लोग का तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो जाएगा आपका पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि तीन पार्टों में। और उन पार्टों को भी अलग अलग भागों में भी विभाजित किया गया है। आइए आगे हम लोग का मस्तिष्क के बारे में, जैसे कि आपका प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, संवेदी प्रसंस्करण, भाषा, संचार, सीखना, स्मृति, ये जो है ये आपका कौन सा पार्ट का काम है, अग्र मस्तिष्क यानी कि प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क का भाग है। और प्रमस्तिष्क ये किसका पार्ट है, ये हम लोग का अग्र मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क में क्या क्या है, अनुमस्तिष्क में मुद्रा, संतुलन, समन्वय, भाषण, जिससे आपका परिणाम, मांसपेशियां, आरामदायक संतुलित गतिविधियां, ये किसका काम है, अनुमस्तिष्क का काम है। और मस्तिष्क स्तंभ का काम क्या है, हृदय संबंधी और श्वसन संबंधी काम जो है ये आपका मस्तिष्क स्तंभ यानी कि ब्रेन स्टेम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। तो कर्तव्यों का वर्णन कितना में है, 149 में आपका कर्तव्यों का वर्णन है। किसका, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है 149।
आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद आपका 148 से लेकर 51 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित ये आपका अनुच्छेद है। और यहाँ पर आपका सीएजी के बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, तो 148 में किया गया है। और 149 में क्या किया गया है, 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है 149 में। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। आइए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आपका दर्जा प्राप्त है। किसके समान? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको दर्जा प्राप्त है। किसका? सीएजी का। उसके आगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपके की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना त्याग किसको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है पूछा जाएगा, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा उसके अनुसार। अगला पॉइंट क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। कौन? ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होते हैं, आइए उसके बाद लोकलेखा समिति के कान और आँख भी कहा जाता है। किसको? ये सीएजी को। एडिशनल फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि नरसिंहा राव भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य किए थे। कौन? नरहरि राव। कौन? बी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी रहे थे। उसके बाद जीसी मुर्मू भारत के प्रमुख नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। कौन? ये आपका जीसी मुर्मू। और आगे दिया है 124 से लेकर 147 भारत का सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद हो जाएगा 124 से लेकर 147 भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिक्र है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। भारत में आवर्ती योजना कब शुरू हुई है, ये आपको बताना है। तो आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान कब हो जाएगा? 1980 हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सॉरी 1978 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? इसका 1978 हो जाएगा आपका सही उत्तर। रोलिंग प्लान आपका शुरू हुआ था। पहली योजना कब से कब तक? आपका 51 से 56। दूसरी हो जाएगा आपका 56 से 61। तीसरी कब से कब तक? तीसरी हो जाएगा आपका 61 से 65। और उसके बाद योजना अवकाश लगा था 3 साल का, यहाँ पर 1966 से 1969 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किसके द्वारा आपको प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा आपका एचडीआई प्रकाशित की जाती है। आइए उसके बाद हम लोग एचडीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई एक सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। यह मानव विकास के प्रमुख आयामों का मापता है। तीन आयाम है। क्या क्या? लंबा और स्वस्थ जीवन। क्या? लंबा और स्वस्थ जीवन पहला। उसके बाद शिक्षा तक पहुँच तीसरा। आपका जीने का एक सभ्य मानक। ये तीन आपका प्रमुख मापदंड है जिसके द्वारा यूएनडीपी अपना जो सूचकांक है वो जारी करता है। स्वस्थ शिक्षा और जीवन स्तर यानी कि स्वस्थ शिक्षा और जीवन स्तर पर मापदंड निकालता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए संयुक्त यूएनडीपी का, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएगा। और टोटल इसमें सदस्य देशों की संख्या 170 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संस्कृति स्थल रानी की बाव, रानी का क्या? स्टेप वेल
किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का रानी की बाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आइए थोड़ा जान लेते हैं। सरस्वती नदी हम लोग का रानी की बाव की शुरुआत आपका 11वीं शताब्दी में आपका राजा स्मारक के रूप में बनाया गया था। गुजरात में स्थित है रानी के बाव। चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं एडिशनल। जैसे हुबली नदी पवित्र गंगा या गंगा नदी की एक वितरक है। पश्चिम बंगाल राज्य में यह नदी है और पश्चिम बंगाल के लोगों जीवन रेखा है। कौन? ये हुगली नदी। और यमुना नदी पर चर्चा करते हैं तो यमुना नदी हिमालय के हिमनत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। महानदी पूर्व मध्य भारत की प्रमुख नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। हीराकुंड बांध इसी पर है। कौन सा नदी पर? महानदी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होता है? तो हो जाएगा आपका AB पर कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। देख सकते हैं जैसे AB पर आपका कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। AB प्रकार का रक्त दुर्लभ है। AB प्रकार का रक्त दुर्लभ है। 5% कमी आबादी में आपका पाया जाता है। और यह रक्त का नवीनतम प्रकार है। क्या ये रक्त का नवीनतम प्रकार है? और यहाँ पर देख सकते हैं कि AB प्रकार A और B दोनों प्रतिजैन होते हैं, लेकिन इसका कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका इसका खोज किसने किया था रक्त समूह का? तो रक्त समूह का खोज आपका हो जाएगा 1900 से 1902 के तहत कार्ल लैंडस्टाइनर के द्वारा आपका खोजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो किसने वर्णित किया है? तो इसका हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। कौन? कन्हैया लाल मणिक मुंशी। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प आधारित स्थित है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आपका क्या गया था? संविधान सभा को अपनाया गया था। और आगे केशवानंद भारती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। केशवानंद भारती 1973 ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इससे अनुच्छेद 368 के तहत इस शर्त के अधीन संशोधन किया गया कि मूल संरचना का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसके तहत? 368 और केशवानंद भारती 1973। आगे क्या बोला जा रहा है? प्रस्तावना अब तक केवल एक बार 1976 में यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका क्या हुआ था? आपका संशोधन किया गया था। पहली बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना का संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका 1976 में जोड़ा गया है। क्या क्या आपका? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। आगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच आपका बीच जोड़ा गया। राष्ट्र एकल और राष्ट्र की एकलता अखंडता में आपका बदल गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा आपका शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो शपथ या प्रतिज्ञा से कौन सा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 60 हो जाएगा आपका, जो राष्ट्रपति का शपथ के बारे में जिक्र करता है, अनुच्छेद 60। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अपने कार्य में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा तथा हस्ताक्षर होता है। चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे सभी के बारे में आपका बताया गया है कि 52 में क्या है, 52 में भारत का राष्ट्रपति के रूप में बताता है। उसके बाद 53 में क्या है, 53 में कार्यकाल, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव प्रणाली, 56 में क्या है, 56 में पद कार्यकाल के बारे में, और 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में चुनाव की योग्यता के बारे में, 59 में कार्यपालिका के शक्ति, और 60 में क्या है, शपथ। ये देख सकते हैं 60 में आपका यही आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है 60 में शपथ। 61 में क्या है, महाभियोग 61 में है। आगे देख लेते हैं 62 में क्या है, पद के रिक्तियों को भरने का चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से किस नेता ने तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था, आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था आपका लाल बहादुर शास्त्री और याकूब खान। लाल बहादुर शास्त्री और याकूब खान हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तस्कंद समझौता पर आपका क्या क्या था, आपका हस्ताक्षर क्या था। लाल बहादुर शास्त्री तस्कंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रधानमंत्री था कौन, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1964 से 1965 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। आगे शांति पुरुष कहा जाता है, लोकप्रिय रूप से शांति पुरुष कहा जाता है किसको, आपका लाल बहादुर शास्त्री को। जिस दिन महात्मा गांधी को जन्म हुआ था उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा के लिए लोकप्रिय थे। और 1966 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। भारत रत्न पहले मरणोपरांत प्राप्त करता थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसका जो विश्राम स्थल है उसको क्या कहा जाता है, विजय घाट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किरचॉफ नियम संबंधित है। आइए देखते हैं किरचॉफ नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत परिपथ से संबंधित है। किरचॉफ का नियम किससे, विद्युत परिपथ से संबंधित है। आइए थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, किरचॉफ नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। किरचॉफ लूप नियम बताता है कि लूप की समीप के सभी विद्युत विभवांतरों का योग शून्य होता है। क्या बोला जा रहा है कि किरचॉफ का लूप नियम बताता है कि लूप के समीप के सभी विद्युत विभवांतरों का योग क्या होता है, आपका शून्य होता है। कभी कभी हम इसे किरचॉफ के वोल्टेज नियम या किरचॉफ का दूसरे नियम के रूप में संदर्भित करते हैं। अगला स्टेप क्या है, दूसरे शब्दों में यह बताता है कि ऊर्जा की बैटरी में आपूर्ति की जाती है और इसका उपयोग एक लूप में अन्य सभी घटकों के द्वारा किया जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा एक बंद परिपथ में प्रवेश या निकल नहीं सकती है। क्या बोला जा रहा है, इसीलिए कोई ऊर्जा या एक बंद परिपथ में प्रवेश या निकल नहीं सकती है। यह नियम विद्युत विभवांतर के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण का अनुप्रयोग है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, तो आइए देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कब 1976 को ये जोड़ा गया था। आइए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इससे उस वर्ष के शुरुआत में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण समिति के निर्देश पर यह जोड़ा गया था। किसके निर्देश पर, स्वर्ण समिति के निर्देश पर यह जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो एडिशनल फैक्ट है, 11वें मौलिक कर्तव्य जैसे 2002 को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है।
51वां संविधान संशोधन 1984 में, जैसे कि आपका नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अनुसूचियाँ सम्मिलित कितना में, ये 51वां संविधान संशोधन। उसके बाद यहाँ पर 23वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो आइए देख लेते हैं। 23वां संविधान संशोधन 1969 को नागालैंड सरकार की इच्छा अनुसार नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लोक सभा एवं राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं करने का प्रस्ताव है। आगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या गया था, पहले संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। कितना आपका 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। उसके आगे क्या है साथियों, इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया, आपका प्रतिबंधित किया है। आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का क्या है साथियों, अगला हम लोग का पूछा जा रहा है कि 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा है। किसके बीच का सीमा है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि 49वां संविधान समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये रेखा है। 49वीं समांतर रेखा 49वीं समांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश एवं वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा 49वीं उत्तर में है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर जैसे कि आपका 17वीं समांतर रेखा दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को क्या करता है, आपका सीमा रेखा बनाता है। और 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान को, 25वीं समांतर रेखा मारिटानियन और माली के, 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक, इसको भी ध्यान रखना है। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, किसको, आपका दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को। 38वां डूरांड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान और हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी, हिंडनबर्ग पोलैंड जर्मनी। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना। मेजिनट जर्मनी और फ्रांस, मेजिनट। मेनरहिम रूस फिनलैंड, मेनरहिम रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और सिगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी, सिगफ्राइड। और नीली रेखा हो जाएगा लेबनान और इजराइल के बीच ये सीमा रेखा बनाता है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को वर्गीकृत किया श्रेणी में, आपका कितने श्रेणी में, तो ये हो जाएगा आपका 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। और ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक विकास के कारण, परिवर्तनों के कारण आपका विकास क्या किया गया था, आपका विकसित किया गया था। जिसके लिए 1948 को औद्योगिक नीति का संचालन एक छोटे विधि आपका औद्योगिक नीति का आपका परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 1956 में आपका क्या किया गया था, प्रावधान लाया गया था। और ये विकास का महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था, पीसी महालनोबिस पर के मॉडल पर आधारित था। भारी उद्योगों पर जोर दिया जाना, जिससे देश का आर्थिक उत्पादन बढ़ सके। और पीसी महालनोबिस भारी उद्योगों को प्रभाव का सुझाव था, किसका, आपका पीसी महालनोबिस का। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। अनुसूची कितना में, अनुसूची A17 में उद्योग राज्य की विशेष जिम्मेदारी, ये आपका कितना में, अनुसूची A17। और अनुसूची B12 में औद्योगिक निजी और सार्वजनिक, और उद्योग सी में ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, आइए देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, दीघ निकाय हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा आपका, दीघ निकाय हो जाएगा आपका सही उत्तर। आइए देख लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दीघ निकाय हो जाएगा आपका 77% बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे बड़े धर्मों में से एक है, सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति 2500 साल पहले आपका भारत से हुई थी। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध। दीघ निकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, क्या आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है। उसके बाद सुत पिटक में 5 निकायों में से आपका पहला है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद कौन सा हो जाएगा ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना। कौन सा आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना में स्व उत्पाद है। आइए देख लेते हैं। जैसे तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 61 से 66 तक चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और तीसरे पंचवर्षीय योजना आयोग कौन सा आपका गाडगिल, और योजना गाडगिल के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों, जैसे कि आपका देख सकते हैं कि 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था और 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। कौन सा आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना। आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुआ था, और विकास दर ये कुछ है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और उसके बाद आगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं जो भारी उद्योग पर ये काम कर रहा था। जैसे कि अब जैसे योजना लोहा इस्पात कोयला भारी इंजीनियरिंग मशीन, इस पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया था। कौन सा में, दूसरा पंचवर्षीय योजना में। तीसरा में अभी हमने देखा। उसके बाद चौथा में क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस योजना का अवधि 1969 से 74। 2 प्रमुख उद्देश्य स्थिर क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का प्रगतिशील उपलब्धि। ये कौन सा चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था, ये चौथा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश को क्या मुक्ति का संग्राम, ये भी आपका चौथा पंचवर्षीय योजना के अंदर भी देखने को मिला था 1969 से 74 के बीच में। चलिए तो इस प्रकार से प्यारे साथियों हम लोग का आज का ये क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपको ख़त्म हो चुका है। इस प्रकार से आपको डेली रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलते रहेगी। तो क्लास में रेगुलर बेसिस पर आप मेंटेन करते रहिए। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।